हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे सिलेबस के अनुसार जो कंप्लीट टॉपिक है इट्स अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड यू नो दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक is divided into two major halves. First part or the first half related with the nervous system, and remaining half related with the endocrine system. Okay, now here you know this, in this second half portion which is called as a chemical coordination, which is under heading that chemical coordination, हमको क्या स्टडी करना है? तो हम थोड़ा सा मिनिमम 3 वीडियोस के द्वारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर एक्चुअली हम टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। यू नो दी इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में 2 मेजर सिस्टम्स हैं जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज को, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ओके, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, ओके, तो ये सभी फिजिकल एक्टिविटीज, इनको रेगुलेट, इनको कंट्रोल करने वाला, इनको कोऑर्डिनेट करने वाला, और दूसरा है ऐसे बॉडी एक्टिविटीज जो सेल्यूलर लेवल पर होगी, ग्रोथ होगी, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाले चेंजेस होंगे, आइदर दीज आर दी मेकिंग प्रोसेसेस और द ब्रेकिंग प्रोसेसेस, दैट इज द एनाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, नथिंग बट दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कुछ सेल्स को मैसेजेस दिए जाएंगे ताकि उनका एक्टिवेशन वो रेडी हो जाए अपने फर्दर एक्टिवेशन के पर्टिकुलर एक्शन के लिए। दैट मीन्स अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स, या अल्टीमेटली बॉडी में या बॉडी के द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाएगा, यानी ये जो होती है सभी एक्टिविटी मैंने बताया अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, अबाउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स, अबाउट द रिप्रोडक्शन, ये सभी फिजियोलॉजिकल लेवल पर है। ओके, तो हम इन जनरल हमारी बॉडी एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन एट फिजिकल लेवल, अनदर एट फिजियोलॉजिकल लेवल। तो इसी के लिए भी स्पेशली दोनों सिस्टम्स बनाए गए, दोनों इंडिविजुअली अपना वर्क करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन फिर से दोनों के बीच में। ओके, नो वन विच इज at physical level, working at physical level, that means nervous system, and another system which works at physiological level, that means endocrine or the hormonal system, जिसको हम hormonal system भी बोल सकते हैं, which are the chemicals released by the various endocrine glands। तो हम in general बोल सकते हैं कि to control and coordinate the different body activities, there are the 2 major systems they get involved, out of which one is nothing but the nervous system, दूसरी है endocrine या hormonal system। हम आज इन दोनों सिस्टम के वर्किंग डिफरेंस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट होती है, कम्युनिकेट करती है, एंड दैट सेंटर where both the systems, nervous system and the endocrine system, communicate with each other, there is a neuroendocrine center। कौन सा है वो? That neuroendocrine center is nothing but the actual hypothalamus of the brain। ये ध्यान में रखना है।
धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे इस मामले में और डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जिसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, ओके। तो अल्टीमेटली यहां पर कुछ मैंने पॉइंट्स के द्वारा इस सिस्टम को दोनों सिस्टम को डिफरेंशिएट किया है। पहला है मीडिएटर मॉलिक्यूल्स। नर्वस सिस्टम किसके थ्रू मीडिएट की जाती है, कौन से मीडिएटर मॉलिक्यूल्स? एंड दीज मीडिएटर मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट दी वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर रिलीज्ड लोकली इन रिस्पॉन्स टू द इंपल्स। किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम किसके थ्रू मीडिएट होती है? दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसलिए हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ दैट नर्वस सिस्टम, एक न्यूरॉन जब मैसेज कन्वे करता है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू अक्रॉस दैट सिनेप्स, तो फर्स्ट न्यूरॉन रिलीजिंग दैट न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल लाइक एसिटिलकोलिन, and you know these are released at local place, at one place, and these acetylcholine received by next neuron, and in this way from one neuron to another neuron can be called as a presynaptic neuron to postsynaptic neuron. That impulse get transmitted. Okay, there means that effect can be called as the neural effect. उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूरल इफेक्ट। जब भी लेकिन हम हार्मोनल सिस्टम की बात करते हैं, हार्मोन, ओके, विच आर द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनी, दैट टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय दिस स्टर्लिंग इन 1906, and that hormone, that name was given by the Stirling to such chemicals. मैंने क्या बताया? मीडिएटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर मीडिएटर मॉलिक्यूल्स कौन है? हॉर्मोन्स हैं इन दैट एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। तो सच हॉर्मोन्स, हार्मोनी, एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है हार्मोन का। हार्मोनी मीन्स टू एक्साइट, टू अरोज, लेकिन ये परफेक्ट वर्डिंग नहीं है एक्चुअली। इट कैन बी कॉल्ड एज द मिसनोमस टाइप। हाँ, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एक्चुअली दे हैव एक्साइटेटरी इफेक्ट, उनका एक्साइटेटरी इफेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन्स है जिनका इनहिबिटरी इफेक्ट है, ओके। इसलिए ये परफेक्ट वर्ड नहीं है इन केमिकल्स के लिए, लेकिन हम अभी जैसे स्टर्लिंग ने दिया है, ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एक्चुअली, मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स दे आर हैविंग दैट एक्साइटेटरी इफेक्ट, सो दैट वर्ड, दैट इज अ हार्मोन इज यूज्ड फॉर केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय मींस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इन केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, नाउ दीज आर एडेड or these are conveyed by means of it or via blood or maybe the lymph, that is a tissue fluid, body fluid. सबसे पहले तो सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड होते हैं, वहां से वो डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में, वेनस ब्लड के द्वारा उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, एंड देन दे एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल्स, ओके, टारगेट सेल, and these target cell having these specialized receptors to receive this chemical. क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, सोमैट्रोपिक हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, लाइक दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वेरियस हार्मोन्स आर रिलीज। लेकिन वो हार्मोन, एक पर्टिकुलर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड पर ही एक्ट करेगा, लेकिन स्प्रेड तो थ्रू आउट द बॉडी होगा, ओके। मीन्स हार्मोन्स, दे आर रिलीज और दे आर कैरिड अवे बाय मींस ऑफ ब्लड और द लिम्फ अप टू द बॉडी सेल्स, टिश्यूज, दैट मीन्स थ्रू आउट द बॉडी वाया सर्कुलेशन, बट अल्टीमेटली दे एक्ट्स ऑन विच सेल्स?
target cells having that specialized receptors. ओके तो यहां पर मीडिएटर मॉलिक्यूल्स जो है नर्वस सिस्टम में वो है डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, और मीडिएटर मॉलिक्यूल्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम में वो कौन है? हार्मोन्स. सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन कहां पर एक्ट करें? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स कहां पर? एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और वहीं पर वो एक्ट करते हैं क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज. मीन्स दे आर रिसीव्ड बाय मीन्स ऑफ ए मेम्ब्रेन, डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन of the postsynaptic neuron, and that dendritic membrane of the postsynaptic neuron having these specialized receptors to receive that neurotransmitter chemical. Means एक्शन वहीं पर है, लोकल है, वहीं के वहीं है. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, दे आर अल्टीमेटली स्प्रेडेड थ्रू द बॉडी. अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज अल्टीमेटली that circulating blood which circulate throughout the body and carry these chemicals, nothing but the hormones, throughout the body. But that means, and there ultimately acts on the target cell, target organ, which is far away from the actual source. जहां से वो रिलीज किए जाते हैं वहां से बहुत दूर पर जाकर वो एक्ट करते हैं. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, thyroid stimulating hormone which is released by means of pitter gland. लेकिन एक्शन कहां पर होगा उसका? pitter gland which is located at the floor of the brain. Look, but action of that thyroid stimulating hormone is on the thyroid gland which is located exactly mid-ventrally at the base of the neck, in front of the or at base of the larynx, sound box के नीचे. Means it is action is away from the source. Okay. सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, अगेन रिलीज बाय मींस ऑफ पिटर ग्लैंड, बट एक्शन ऑफ दैट LH इज ऑन द गोनेड्स इन केस ऑफ द मेल टेस्टिस, इन केस ऑफ द फीमेल ओवरीज. दैट मीन्स द एक्शन कहां पर होता है? मीडिएटर एक्शन. इट इज फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज, बहुत दूर, जहां से रिलीज हो रहे वहां पर नहीं, तो दूर एक्ट करते हो. ओके, means that effect can be called as a distant effect, and no doubt. ऐसा क्यों? क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर सिंपली थायराइड ग्लैंड के सेल्स पर ही है, वहीं पर उनको रिसीव किया जाएगा. हाँ, सर्कुलेट तो थ्रू आउट बॉडी होगा. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर वो कहां पर हो गए? अल्टीमेटली सेल्स ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज, मीन सेल्स ऑफ द गोनाड्स. लेकिन सर्कुलेट तो थ्रू आउट द बॉडी होगा. ओके, तो अल्टीमेटली ये रिसेप्टर्स एक प्रोटीनेशियस होते हैं, जो टारगेट सेल्स पर रिसेप्टर होते हैं जो पर्टिकुलर हार्मोन को रिसीव करते हैं. ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और उनका नंबर, क्वांटिटी, रिसेप्टर की क्वांटिटी ज्यादा कम होती रहती है एज पर रिक्वायरमेंट. हम पढ़ेंगे आगे. ओके, रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ती भी है और कम भी होती रहती है. ऐसा कब होता है हम देखते हैं. अभी ये रिसेप्टर सिंपली सेल मेम्ब्रेन पर ही नहीं होते. किसी हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर सिंपली उस टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पर भी नहीं होते, वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं. यानी कुछ हार्मोन्स सेल्स की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करने में क्रॉस करके न्यूक्लियस तक जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वहां पर उनको रिसीव करने वाले रिसेप्टर होते हैं. वो भी हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे. तो इन दिस वे, तो सेकंड जहां पर हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट स्टडी किया, दैट इज अ मीडिएटर एक्शन. ये लोकलाइज है, अवे है. हाँ, ऐसे भी कुछ हार्मोन्स हैं जो एडजेसेंट आजू बाजू में ही वर्क करते हैं, ऐसा भी वहां पर एक्सेप्शन है. ओके, बट मैक्सिमली हार्मोनल एक्शन कैसा होता है? डिस्टेंट होता है. अभी ये कौन से लोकल हार्मोन्स है वो भी हमको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप. अभी नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द टारगेट सेल्स. नर्वस सिस्टम में टारगेट सेल कौन है? मसल सेल. सभी प्रकार के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, दीज आर द इफेक्टर्स.
वही तो ऑर्डर जैसे रिसीव करते हैं, अपना काम चालू करते हैं। ग्लैंड सेल्स है या अदर न्यूरॉन्स में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। यहां पर नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम में ओके टारगेट सेल कौन है? सेल्स विच आर थ्रू आउट द बॉडी, डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं। ओके एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन उस एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर कहां पर है? एड्रिनल ग्लैंड विच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। उनके कॉर्टिकल जोन के सेल्स वहां पर रिसेप्टर हो गए और वहीं पर उनको रिसीव किया जाएगा। ओके दैट मीन्स सेल्स थ्रू आउट द बॉडी विथ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स टू रिसीव such the specialized hormone. Then the time of onset of the action कैसा एक्शन होगा? ओके कितना समय लगता है? तो नर्वस सिस्टम when works that action is quick, बहुत फास्ट होता है, विदिन मिलीसेकंड्स। मैंने सोचा क्या बोलना है, इमीडिएटली बोल दिया। मेरे हाथ की मूवमेंट इमीडिएट हो रही है, मिलीसेकंड्स। ओके लेकिन हार्मोनल एक्शन कैसा होता है? कुछ हार्मोन्स ऐसे स्पेशली दी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, अभी हमको स्टडी करना है कैटेगराइजेशन ऑफ द हार्मोन, उनका केमिकल नेचर कैसा होगा। कुछ हार्मोन्स प्रोटीनेशियस है जिनका एक्शन क्विक होता है, कुछ हार्मोन्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स है जिनका एक्शन कैसा होता है? स्लो होता है। ओके लेकिन नर्वस सिस्टम का एक्शन कैसा होगा? फास्ट होगा, क्विक इंपैक्ट। ओके अभी हम अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। किसी डायबिटिक पर्सन में, ओके डायबिटिक पर्सन शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो इमीडिएटली क्या कर देते हैं? उसको इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। वो खुद भी आजकल इंजेक्ट कर लेता है। ओके तो जैसे इंसुलिन रिलीज किया गया ब्लड के द्वारा, तो थ्रू आउट द बॉडी सेल्स वर्क करेगा, इमीडिएटली इमीडिएट इंपैक्ट। और सभी बॉडी सेल्स के मेम्ब्रेन को ऑर्डर देगा या पर्टिकुलर स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? टू एब्सॉर्ब दैट ग्लूकोज विच इज इन एक्सेस। ग्लूकोज का अपटेक स्टिमुलेट करेगा सभी बॉडी सेल्स में। तो बॉडी सेल क्या करेंगे? ब्लड से ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। दैट इज इंसुलिन इम्पैक्ट, क्विक इम्पैक्ट। इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, दैट इज इंसुलिन। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर है, मसल बिल्डर है, हम चाहते हैं हमारे मसल बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए, ओके हम जानते हैं पर्टिकुलर प्लेयर्स वगैरह सब स्टेरॉइड्स लेते हैं, एंड कॉमन स्टेरॉइड विच इज यूज फॉर इंजेक्शन पर्पज, इंजेक्ट किया जाता है जनरली, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। ओके अगर हमने इंजेक्ट कर लिया टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, क्या विद इन अ फ्यू मिनट्स या 1-2 दिन में ही मसल बिल्डअप हो जाएगी? क्या नहीं, इट टेक्स लॉन्ग पीरियड। उसका समय लगता है, उनके एक्शन के लिए समय लगता है, झटके में मसल बिल्डिंग नहीं होगा। ओके तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हार्मोन है, उसका केमिकल नेचर कौन सा है। तो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया इंसुलिन विच शोज अ क्विक एक्शन, टेस्टोस्टेरोन विच इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द एक्शन। लेकिन नर्वस सिस्टम का इंपैक्ट कैसा होता है? फास्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, कितने समय तक रहता है एक्शन, इंपैक्ट कितने समय तक रहता है? नर्वस सिस्टम का जब इंपैक्ट होता है इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ब्रीफ, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ओके गॉट इट? मैंने बोल दिया, ऐसा हाथ कर दिया, इमीडिएट इंपैक्ट हो गया, हाथ का मूवमेंट कर दिया, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगी, मैं बोल रहा हूं। ओके लेकिन वो ऐसे रहेगा क्या? नहीं। गॉट इट? तो अल्टीमेटली इंपैक्ट कैसा हुआ? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लेकिन हार्मोनल एक्शन कैसा होता है? ओके इट इज जनरली लॉन्गर, इवन तो परमानेंट भी हो सकता है। हमारी ग्रोथ हुई है, हम फिर से छोटे नहीं हो जाएंगे। जो परमानेंट एक्शन, परमानेंट इंपैक्ट हो गया। ओके
ज्यादा समय के लिए और परमानेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर वर्किंग डिफरेंस स्टडी किए अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम फिजिकल लेवल पर काम करती है, उनका क्विक एक्शन होता है, इफेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ओके। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो अपने केमिकल्स यानी स्पेशलाइज केमिकल हार्मोन्स के द्वारा अपना कंट्रोल करती है, कौन से लेवल पर वर्क करती है? इट इज एट फिजियोलॉजिकल लेवल एंड दैट इम्पैक्ट इज कॉल्ड एज द ह्यूमरल इम्पैक्ट और द ह्यूमरल इफेक्ट, ओके। इट इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, परमानेंट हो सकता है, ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अपने अपने तरीके से हमारी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन है एंड दैट कम्युनिकेटिंग सेंटर इज नथिंग बट दी हाइपोथैलेमस। ध्यान में रखना है। एंड देयरफॉर दैट हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज ए न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर। क्या बताया मैंने? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर, ओके। जब ये केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं और वो पर्टिकुलर बॉडी सेल्स पर, टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं, तो एक्चुअली उनका एक्शन कैसा होता है? क्या करते हो? दे स्टिमुलेट सेलुलर और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड वर्क्स इनडायरेक्टली। तो तीन तरीके का एक्शन होता है उनका। द हार्मोन्स व्हिच आर द केमिकल्स सिक्रेटेड बाय मीन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, their action occurs by means of 3 different ways. पहला फर्स्ट, they increasing the permeability of plasma membrane। जिस टारगेट सेल पर वो एक्ट करते हैं उस टारगेट सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि उस सेल्स के द्वारा रिक्वायर्ड कंटेंट्स को एब्सॉर्ब किया जा सके। उनका एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी मैंने बताया। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको स्टिमुलेट करता है टू एब्सॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए। गॉट इट? पहला इंपैक्ट क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है। सेकंड, बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज, दैट मीन्स मेटाबॉलिक फंक्शनिंग। हमको पता है, हमने स्टडी किया यहां पर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल लेवल पर हार्मोन काम करते हैं। एंड यू नो द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ ए वेरियस एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम के द्वारा डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, ओके। तो इन एंजाइम को स्टिमुलेट करना है ताकि उस एंजाइम के द्वारा पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट किया जा सके, स्टिमुलेट किया जा सके। तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा हार्मोन, ताकि कुछ जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट्स होंगे जिसके लिए एक्शन शो करना है वो रैपिडली डिफ्यूज हो जाए, या सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट एंजाइम को स्टिमुलेट करना है टू एक्टिवेट और टू स्टार्ट दी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। थर्ड, बाय एक्टिवेटिंग द जीन और मोर देन वन जीन्स। क्या हार्मोन्स जीन को भी स्टिमुलेट करते हैं? यस, हार्मोनल एक्शन जीन लेवल पर भी होता है। एक पर्टिकुलर जीन जो सेगमेंट है डीएनए का, पर्टिकुलर डीएनए का, वहां पर उस पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करना है। तो जीन का एक्टिवेशन होगा तो जीन क्या शो करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बनाएंगे? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहां पर रिलीज होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए फिर किस में पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन जैसे बनेंगे फिर क्या होगा? वो प्रोटीन पर्टिकुलर एंजाइम करके एक्ट होगा और उस एंजाइम के द्वारा पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाएगा ताकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने। लॉन्ग समय लगता है। इसका मतलब हार्मोन्स जीन्स पर भी एक्ट करते हैं, जीन को स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर सेल में, टारगेट सेल में
एक पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट किया जा सके ताकि एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टार्ट करना है, ताकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन सके। ओके, तो इस तरीके से 3 डिफरेंट तरीके से हार्मोन का एक्शन होता है। अभी आगे हम चलते हैं अबाउट द ग्लैंड्स। ओके, now here today we are simply taking the brief idea about that chemical coordination। फिर हमको एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करना है, उनके डिफरेंट हार्मोन्स का बारे में स्टडी करना है, फिर हार्मोनल एक्शन क्या होगा, उनके हाइपर सिक्रेशन की इंपैक्ट क्या होगी, उनके हाइपो सिक्रेशन की इंपैक्ट क्या होगी, डिटेल स्टडी करना है। ओके, तो अल्टीमेटली ग्लैंड्स को किसको ग्लैंड बोलेंगे? ग्लैंड कोई एक सेल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, या पर्टिकुलर ऑर्गन भी हो सकता है विच इज सिक्रेटरी इन फंक्शन, जो कुछ केमिकल बनाएगा और रिलीज करेगा। सिंथेसिस एंड रिलीज, दैट मीन्स सिक्रेशन। तो अल्टीमेटली सच ग्लैंड्स विच में विद एनी सेल, कोई एक सेल है जैसे गॉबलेट सेल है, म्यूकस से रिलीज करती है। ओके, और मे बी द टिश्यू और मे बी द ऑर्गन विच इज सिक्रेटरी इन फंक्शन। सिक्रेशन मीन्स सिंथेसिस एंड रिलीज, कुछ बनाएगा वो और रिलीज करेगा। ऐसे ग्लैंड्स मीन्स सिक्रेटरी ऑर्गन्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 टाइप में, एक्सोक्राइन एंड दी एंडोक्राइन। एक्सो एक्सटर्नल, बाहर रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हैं। और डिस्चार्जिंग के लिए उनके पास खुद की डक्ट है। एक पर्टिकुलर ग्लैंड है, ऑर्गन है, उसके पास खुद की डक्ट है और अपने डिस्चार्ज को बाहर कर देगा। जो भी केमिकल वो बनाएगा, सिक्रेट करेगा, उसको डक्ट के द्वारा वो टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा, डिस्चार्ज कर देगा। मीन्स एक्सटर्नल, बाहर रिलीज कर रहा। एक्सोक्राइन मीन्स सिक्रेशन। ओके, तो सच एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विथ देयर ओन डक्ट, उनकी खुद की डक्ट है उनके पास, डिस्चार्ज देयर सिक्रेशंस कहां पर? एक तो बॉडी कैविटीज में, सलाइवरी ग्लैंड है, डिस्चार्ज कर रहे माउथ कैविटी में। ओके, लिमेन ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर। ओके, बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो अपने डिस्चार्ज करेंगे ल्यूमेन ऑफ दैट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, स्किन सरफेस है, स्वेट ग्लैंड है, स्वेट रिलीज कर रहा है, उनके पास खुद की डक्ट है। सेबेसियस ग्लैंड है, ऑयल सिक्रेशन कर रहा है, उनके पास खुद की डक्ट है। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है, देयर इज अ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेटिंग दैट सलाइवा, स्वेट ग्लैंड सिक्रेटिंग द स्वेट, sebaceous gland secreting that sebum, that is the oily secretion, tear glands again releasing the tears by their own duct, mammary gland discharging the milk. Okay, so different kinds of the secretions are there, especially the digestive gland के secretions को हम क्या बोलते हैं? enzymes. salivary gland, parotid gland है, सब maxillary, okay, sublingual है, सब maxillary है। ये क्या secrete करते हैं? saliva। saliva में कौन सा होता है digestive enzyme? सलाइवरी अमाइलेज। ओके, जनरली इनके सिक्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। बट द अनदर टाइप ऑफ द ग्लैंड्स जिन पर हमको फोकस करना है, विच आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, उनके पास खुद की डक्ट नहीं है। ओके, एंड देयरफॉर दे सिक्रेट और दे रिलीज और दे डिस्चार्ज देयर केमिकल्स इनसाइड, इनसाइड क्राइन सिक्रेशन। तो उस ग्लैंड के जितने भी सेल्स हैं, तो इन बिटवीन द सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अपने डिस्चार्ज करेंगे केमिकल्स। वहां पर फिर ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई भी है, वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स भी है, ब्लड वेसल्स भी है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां पर कलेक्ट हो जाएंगे? उस ब्लड वेसल्स, ब्लड में या लीफ में, एंड देन दीज आर कैरिड अवे बाय मींस ऑफ द ब्लड और द लीफ एंड स्प्रेडेड थ्रू द बॉडी and ultimately received by means of a target cells having a specialized receptors, and then there is action. In this way, these are the ductless glands and their secretions are called as the hormones, and generally these hormones are released in a very small quantity, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं।
ओके, मिलियंस ऑफ पीपल्स ह्यूमंस का अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसमें से कुछ ग्राम हमको ग्रोथ हार्मोन मिलेगा, इतना कम। तो एक पर्सन में ग्रोथ हार्मोन कितना होगा? लेस क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, तो इन दिस वे, लेकिन जब भी वो टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं तो उनकी एक्शन सेवरल टाइम्स एम्पलीफाइड हो जाती है। तो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, ये हमको हार्मोनल एक्शन पे स्टडी करना है। ओके, नाउ तो इन दिस वे these hormones are released by means of a ductless glands in that interstitial fluid which are collected in a blood or the lymph, and why they are carried or circulated throughout the body, but action is only on the target cell having a specialized receptors। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की अबाउट दी नर्वस एक्शन एंड दी एंडोक्राइन एक्शन। किस तरीके से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, हार्मोन्स जनरली क्या करते हैं, किस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं, ग्लैंड्स कितने प्रकार के हैं, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे इससे। ओके।